He who has a why to live can bear with almost anyhow। ये लाइन लिखा है विक्टर फ्रैंकल ने अपनी बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। वैसे बहुतों ने कंसंट्रेशन कैंप्स का नाम सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो इस कहानी में आपको पता चल जाएगा कि आखिर कंसंट्रेशन कैंप्स होते क्या हैं। ये कहानी है एक कैदी की, उसके रोज़ की ज़िंदगी की कहानी जो उसने कैंप्स में बिताए थे। 1944 की बात है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था। हमें कंस्ट्रक्शन फर्म में गुलामों की तरह भेज दिया गया। इसके बदले में कंस्ट्रक्शन फर्म्स को हर कैदी के हिसाब से पैसे मिले थे। सभी कैदियों को एक नंबर मिला था और मैं कैदी नंबर 119-104 बनकर कंसंट्रेशन कैंप्स में आया। हम लोग बस कहने को इंसान थे। वहाँ पर हमें इंसान समझा ही नहीं जाता था। उनके लिए हम बस एक नंबर मात्र थे। पेशे से मैं साइकेट्रिस्ट था, तो वहाँ पर आते हुए कैदियों के साइकोलॉजिकल रिएक्शंस को मैं देख रहा था। वहाँ कोई आना नहीं चाहता था। जब कोई नया कैदी आता तो कैंप की हालत देखकर वो सदमे में चला जाता। सभी कैदियों को गाड़ी के डिब्बों में ठूस ठूस कर जानवरों की तरह कैंप में लाया जाता। उन डिब्बों में सांस लेने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ी गई होती। पहले हमें लगा कि हमें पोलैंड में मजदूरी कराने के लिए लाया गया है, लेकिन जब गाड़ी कंसंट्रेशन कैंप के सामने आकर रुकी तो हमारी रूह कांप गई। हम बाहर निकले तो वहाँ देखा कंसंट्रेशन कैंप के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें थीं, जिनके ऊपर कांटे वाली तारें लगी थीं, जिनमें बिजली का करंट दौड़ रहा था। कैदियों की लंबी लाइनें लगी थीं। कुछ देर बाद वहाँ पुराने कैदी आए जो सब धारीदार कपड़े पहने हुए थे और उनके सिर मुड़े हुए थे। वे हमें अपने साथ पीछे पीछे लेकर गए। हमसे हमारा सामान ट्रेन में ही छुड़वा दिया गया। उसके बाद हमें भी लाइनों में लगने के लिए कहा गया। आदमियों और औरतों की 2 लाइनें बनाई हुई थी। एक ऑफिसर जो कि आए हुए कैदियों की जांच कर रहा था, वो किसी को लेफ्ट तो किसी को राइट जाने का ऑर्डर दे रहा था। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों कर रहा है। धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ रही थी। तभी पीछे से मेरे कान में किसी ने कहा कि ये लिफ्ट जाने वाले लोग बेकार हैं, किसी काम के नहीं, इनको मार दिया जाएगा और राइट जाने वाले लोगों से काम करवाया जाएगा। जब मेरी बारी आई तो मैंने खुद को चुस्त और दुरुस्त दिखाने की पूरी कोशिश की। ऑफिसर जो कि चेक कर रहा था उसने मुझे गौर से देखा, फिर मुझे राइट जाने का ऑर्डर दे दिया। मैं भी तो यही चाहता था। जो कैदी लेफ़्ट साइड में ले जाए गए थे उनको एक बड़ी इमारत में ले जाया गया। वहाँ उन्हें बताया गया कि उनको नहलाया जाएगा। उनके हाथों में साबुन दिया गया, पर वहाँ नलों में पानी नहीं, गैस आ रहा था। उसी शाम मुझे सच्चाई पता चली जब मैंने अपने साथी के बारे में दूसरे कैदी से पूछने की कोशिश की जिसको लेफ्ट ले जाया गया था। तो उसने बताया कि तुम्हारा दोस्त चिमनियों की तरह रास्ते से जन्नत की सैर करेगा। मेरे दोस्त को मार दिया गया था। जर्मन्स ने उसको गैस चैम्बर में डालकर जिंदा जला दिया था। हमें से तो 90% लोगों के भाग्य का फैसला उसी वक्त हो गया था जब हमको लेफ्ट और किसी को राइट भेजा गया था। हम जो राइट भेजे गए थे उनको गार्ड्स अपने साथ लेकर गए। हमें दौड़ लगाने के लिए कहा गया। हम कांटेदार ऊंची दीवारों के पास से गुजरे जिनमें बिजली का करंट दौड़ रहा था। तभी कुछ देर बाद एक आवाज़ आई, अपने सारे कपड़े उतार दो। यहाँ तक कि हमसे हमारी घड़ियाँ, अंगूठियाँ और चैनें सब कुछ उतरवा लिए गए। जो लोग बेल्ट पहने हुए थे उनको कोड़ों से मारा गया। जूते को छोड़ करके सब कुछ उतार लिया गया था। हम लाइन में खड़े खड़े ही नंगे कर दिए गए। हमें एक कमरे में ले जाकर सेव कराया गया। हमारे बदन पर एक बाल भी नहीं छोड़ा गया। हमें अपनी नग्नता छुपाने के लिए एक बाल भी नहीं बचा था। हम खुद को ही नहीं पहचान पा रहे थे। हमें फिर से लाइन में लगाया गया नहाने के लिए। शुक्र है कि इस बार नल में पानी ही आ रहा था, कोई गैस नहीं।
मेरे बदन पर चश्मे के अलावा कुछ भी नहीं बचा था, एक बाल तक भी नहीं। हम खुद अपने आप को बड़े ही अजीब तरीकों से देख रहे थे। हम नंगे गीले बदन खड़े थे कि अब आगे क्या होगा। उस दिन मैं दूसरे 8 कैदियों के साथ 8 फीट की कोठरी में रहा। वही हमारा बिस्तर था जहां हम एक दूसरे से चिपके हुए लेट गए थे। हम 8 लोगों में फटे पुराने 2 कंबल दिए गए थे। ऐसे हम कहते रहते हैं कि मैं इसके साथ नहीं सो सकता या फिर उसके साथ नहीं सो सकता, लेकिन उस बदहाल जगह में नींद लेने की जद्दोजहद हम कर रहे थे। ये कुछ घंटों के लिए हमें दर्द से मुक्ति मिली थी। अगले दिन हमें फटे पुराने कपड़े कुछ पहनने के लिए दिए गए। हमारा दिन बिना दांत साफ किए शुरू होता और महीनों तक कपड़े बदलने के लिए मौका भी नहीं मिलता था, क्योंकि फटे कपड़ों के अलावा और कोई कपड़े भी तो नहीं थे। नहाना भी हमें मुश्किल से नसीब होता था। काम करते करते हमारे हाथों में छाले पड़ जाते थे, पर ना कोई दवा थी और ना कोई डॉक्टर। बिजली के तारों को छूकर खुदकुशी करने का मन हम सबके मन में आया था। हमें हर वक्त ये डर सताता रहता कि कहीं बाकी कैदियों की तरह हमें भी गैस चैम्बर में ले जा करके जिंदा जला न दिया जाए। गार्ड्स हमें बिना वजह पीटा करते थे। हमारे साथ दूसरा डॉक्टर भी था जो अपनी कोठरी से बचकर हमारी कोठरी में आ गया था। हमें उसने बताया कि जिंदा रहना है तो हमेशा खुद को चुस्त दुरुस्त दिखाओ और काम करने के लिए खुद को तैयार रखो। जो लोग कंसंट्रेशन कैंप में बीमार लगते या निराश दिखते, उनको गैस चैम्बर में ले जाकर मार दिया जाता। इन्हें वे मुस्लिम्स कहते थे। वहाँ रहते रहते हम अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गए थे। बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। जो हमने देखा हमारे लिए एक भयानक सपने की तरह था, बहुत ही डरावना और बहुत ही घिनौना। धीरे धीरे हम उसके आदी होते गए। हम इतने निराश हो गए अपनी ज़िंदगी से कि हमें कुछ महसूस ही नहीं होता था। एक भिखारी के कपड़े भी हमसे बेहतर होते होंगे। जो हमें कपड़े मिले थे वो बस चिथड़े मात्र थे। हमें कोठरियाँ मिली हुई थीं। किसी दूसरे की कोठरी में जाने पर सख्त मनाही थी। अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता तो उसे सज़ा मिलती। हम कोठरियों में सारे काम करते थे, जैसे खाना पीना, रहना, सोना, मल मूत्र सब। हमारी कोठरियाँ नर्क से भी बदतर हालत में थी। जो नए कैदी लाए गए थे उनकी हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब थी। उनसे लैट्रिन साफ़ करवाया जाता था। मना करने की तो गुंजाइश ही नहीं थी, और जो मना करता उनके मुंह पर मल लगा दिया जाता, और जो उसको साफ़ करने की कोशिश करता उनको कैपोज पीटा करते थे। पनिशमेंट के तौर पर पनिशमेंट रैली निकाली जाती थी। उसमें उन सभी कैदियों को गार्ड्स की मार झेलते हुए दीवारों के पास भागना होता था। हर रोज़ हम लोगों को मरते हुए देखते थे। मुझे एक बार टाइफस के बीमार कैदियों के साथ रखा गया। उनकी हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब थी। कितने लोग मेरी आंखों के सामने ही मर गए थे। जिंदा बच्चे लोग हर मरने वालों के ऊपर टूट पड़ते थे। कोई उसके कपड़े ले लेता, कोई कोट, तो कोई उसके जूते, तो कोई उसका बचा हुआ खाना। एक दिन जब मैं रेलवे ट्रैक पर काम कर रहा था, तब वहाँ जो सरदार मुझे बहुत देर से देख रहा था, उसने मुझ पर पत्थर उठाकर फेंका और सुअर करके पुकारा। तब मुझे यह महसूस हुआ कि हमारी हालत तो मजदूरी कर खेत में काम करने वाले मजदूर से भी कहीं बदतर है, और हमें उस हिसाब से खाना भी नहीं दिया जाता था। हम अपने शरीर को हड्डियों में बदलते देख रहे थे। हमें पूरे दिन में एक बार खाना दिया जाता था, 9:30 से 10:30 के बीच में। हम सबकी नज़र उस सायरन पर रहती थी। कब सायरन बजे, सायरन बजते ही सब टूट पड़ते। उसमें से कुछ इतने भूखे होते कि बहुत जल्दी अपना खाना खा जाते थे। मैं ऐसा नहीं करता था। मैं अपने खाने का कुछ हिस्सा बचाकर पॉकेट में रख लेता और धीरे धीरे काम करते करते खाता। कुछ दिन बाद मेरा तबादला ऑस्ट्विट्ज़ से दचाऊ के कंसंट्रेशन कैंप में कर दिया गया। वहाँ कुल 2000 कैदी थे। जाते समय हमारी ट्रेन वियना से होकर गुजरी, वही शहर जहाँ मेरा परिवार, मेरा घर था। ट्रेन के डब्बे में हम कुल 50 लोग थे। हमें ठूस करके उस डब्बे में भरा गया था।
जिसमें एक भी खिड़की नहीं थी। डब्बे में 2 बड़े छेद थे जिससे बाहर का नज़ारा दिखता था। ट्रेन जब वियना से होकर गुजर रही थी तब मैंने कोशिश की कि छेद से अपना शहर, अपना घर देख लूं, पर भीड़ इतनी थी कि मैं सफल ना हो सका। उसमें से कुछ ने कुछ ताना मारते हुए कहने लगे कि अच्छा तुम यहाँ रहे हो तो तुम्हें तो यहाँ का सब कुछ पता ही होगा। मैं क्या करता, मैं तो बस चुपचाप सुनता रहा। 1945 की सर्दियों से लेकर बसंत का मौसम आने तक ऑस्ट्रिच कैंप में टाइफस का कहर फैला हुआ था। सभी कैदी इसका शिकार हो चुके थे। कई कैदी इससे मर भी गए थे। जो बीमार थे उनके लिए अलग क्वार्टर्स का इंतजाम कर दिया गया था, पर वहाँ कोई न दवाई थी और ना ही कोई डॉक्टर था। इस बीमारी का शिकार मैं भी हो गया था। इसके असर से बचने के लिए मैं सोता नहीं था और अपने दिमाग में लेक्चर्स तैयार करता रहता था। खुद को बिजी रखने के लिए कागज़ के टुकड़ों पर मैं लिखा करता था। कोई कैदी शारीरिक या मानसिक रूप से भले टूट जाए, मगर उसकी आत्मा को आप मार नहीं सकते। विश्वास में वो ताकत है जो बदलते या बिगड़ते हालातों में भी खुद को जिंदा रखती है। कैंप सर्वाइवल के बारे में ये एक अफवाह है, या लोगों के अंदर ये धारणा मानी जाती है कि जो लोग इधर सर्वाइव कर लेते वो शरीर से मजबूत हो जाते हैं, या फिर वो कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन उनकी ये धारणा गलत है। यहाँ पर वही सर्वाइव कर सकता है जिसकी रूह ताकतवर हो और उसे भगवान पर भरोसा हो, वो भगवान में यकीन रखता हो कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। एक दिन ऐसे ही बहुत सुबह ही हम काम पर निकल आए। गार्ड्स हमें हम पर चिल्ला रहे थे, आगे बढ़ो, बढ़ते रहो तेजी से। जो लोग धीरे चल रहे थे उन पर कोड़े बरसाए जा रहे थे। हम उसी अंधेरे में गड्ढों में गिरते लड़खड़ाते आगे बढ़ रहे थे। तभी हमारे पीछे वाले आदमी ने मेरे कान में फुसफुसाया और कहा, क्या होगा अगर हमारी बीवियां हमें ऐसे हालत में हमें देख लें? यही अच्छा होगा कि उन्हें पता ही ना चले। उस आदमी की बात सुनकर मुझे मेरी पत्नी की याद आ गई। मैंने आसमान की तरफ देखा। सूरज की पहली किरण के साथ उसकी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर फैल गई थी। उस दिन पहली बार मुझे प्यार भरी कविताओं और गानों का अर्थ समझ में आ रहा था। इंसान की मुक्ति प्रेम में है, केवल प्रेम में। मैं वो आदमी था जिसके पास कुछ नहीं था। मेरी प्यारी बीवी की याद ने उस पल को खुशियों से भर दिया। मैं मन ही मन उससे सवाल पूछता रहा और वो जवाब देती रही। मेरे आगे लोग गिर रहे थे, कोड़े खा रहे थे, पर मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था। पीछे से गार्ड्स का चिल्लाना जारी था, जरा तेज हाथ नहीं चला सकते क्या, सुअर कहीं के। मैं अपनी पत्नी के ख्यालों में खोया रहा। वो जिंदा भी है या नहीं मुझे मालूम नहीं था, मगर मेरी उम्मीद बरकरार रखने के लिए उसकी याद ही काफ़ी नहीं थी। मेरी रूह, मेरा अस्तित्व उसके प्यार से सराबोर थी। फिर वो मेरे पास है या दूर, जिंदा है या नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। जिसे हम बहुत चाहते हैं उसका प्यार ही उसे हमारी यादों में ज़िंदा रखता है, हमेशा हमेशा के लिए। ये बहुत ज़रूरी था कि आज़ाद होने के बाद एक प्रिजनर अपनी ज़िंदगी का सही मतलब तलाश करे, अपने होने का सही मायने ढूंढे, चाहे उसका अपना कोई भी न बचा हो, चाहे वो अकेला हो, चाहे उसका घर उजड़ चुका हो, फिर भी उसे जीने की नई वजह ढूंढनी है। दचाऊ में रोगियों के इलाज में एक डॉक्टर ने मुझसे मदद मांगी। मुझे बवारिया में एक जगह थी, वहाँ पर भेजा गया। वहाँ मुझे 50 मरीजों से भरी कोठरी में मदद के लिए रखा गया। वो सभी बुखार से तप रहे थे और होश में नहीं थे। अपनी कोठरी के लिए मेडिकल सप्लाई मुझे ही लाना था, जिसमें 10 एस्प्रिन की गोलियां थी। जो बहुत ही सीरियस मरीज जो होते थे उनको आधी गोली देने के लिए कहा गया था। मैं हर बीमार की नब्ज चेक करता था। अपना राउंड पूरा करने के बाद मैं कोने में एक जगह पर आकर बैठ जाता था, जहाँ से मुझे बवारिया का लैंडस्केप नज़र आता था और दूसरी तरफ कीड़ों से भरी लाशें पड़ी रहती थी। मैं बाहर के नज़ारे देखते हुए उनमें खो जाता। हालात बिगड़ते जा रहे थे। कैदी अपनी भूख मिटाने के लिए नरभक्षी हो रहे थे। उसी दौरान मैंने अपने एक साथी की मदद से वहाँ से भागने की कोशिश की। कैंप के बाहर वो साथी नकली यूनिफॉर्म और नकली डॉक्यूमेंट्स के साथ मिलने वाला था, जहाँ से हम निकल सकें। कुछ सामान लेने के लिए मैं अपनी कोठरी में आया।
मैंने बैग में टूथब्रश, बर्तन और फटे हुए दस्ताने डाल लिए। निकलने से पहले मैं एक राउंड कैंप का लगाने का फैसला किया। जब मैं राउंड लगा रहा था तभी एक बीमार कैदी ने मुझसे बोला, तुम भी हमें छोड़कर जा रहे हो? मैंने उसकी आंखों में गहरी उदासी और ढेर सारा दर्द देखा। मैंने अपने साथी से कहा कि मैं नहीं भाग पाऊंगा। इस तरह से एक दिन कैंप में हमारा आखिरी दिन भी आया जब बैटल फ्रंट हम तक पहुंचा। सारे गार्ड्स और कैपोज भाग चुके थे। हम भी, मैं और मेरा साथी भागने वाले थे, तभी गेट खुला। उस गेट से रेड क्रॉस के झंडे के साथ एक कार अंदर आई। यह इंटरनेशनल रेड क्रॉस का डेलीगेशन था। उन्होंने कहा, हम सब अब सुरक्षित हैं, सबको दवाइयाँ और खाना दिया जाएगा। सुबह की पहली किरण के साथ सब थम गया। कैंप के बाहर सफ़ेद कलर का झंडा फहरा दिया गया था और मेरा भी सफ़र 119-104 का वो आखिरी दिन था। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? विक्टर ई फ्रैंकल की कहानी थी ये, जो इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार 1940 से 1945 के बीच में जो हुआ था हिटलर के शासनकाल में, तो उनमें भी ये भी सर्वाइवर रहे थे। 1944 में ये दचाऊ ऑस्टविट्ज़ के कंसंट्रेशन कैंप्स में इन्होंने समय बिताया था। तो अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हो तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। पढ़ो, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त बुक है ये। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी और किसी नई बुक के साथ।